हे गाइस, इट्स शिव्यांश, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। और आज के एपिसोड में सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड से। और भाई दुनिया इतनी चादर मोड़ है यार, कसम से। मतलब हम यूनाइटेड फैंस को इस सीजन में भाई कुछ हम तो दुख ही रहे हैं भाई, लेकिन एक खुशी की चीज़ यानी कि टेन हैग वाली न्यूज़, उसमें भी कुछ भकड़ चोट करनी है। अब कल आउट ऑफ नोवेयर यार ये रिपोर्ट कहीं ना कहीं से आती है कि एरिक टेन हैग वाली डील को आरबी लाइप्जिग हाईजैक कर लेगी। मतलब और कोई नहीं, आरबी लाइप्जिग हाईजैक कर लेगी आउट ऑफ नोवेयर। मतलब आरबी लाइप्जिग है कि रैंडी ऑर्टन है जो आरक्यों मार रहा है। लेकिन यार सही बताऊं तो ये बकवास है, इट इज़ एब्सोल्युटली नॉनसेंस। बहुत ही रिलायबल जर्नलिस्ट ने इसको बहुत ही अच्छी तरीके से ब्रेक डाउन करा। और मैं सही बताऊं ना तो देखो, सही में आरबी लाइप्जिग काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड थी एरिक टेन हैग में, लेकिन ये आज की बात नहीं है, ये काफ़ी पुरानी बात है। ठीक है, तो ये चीज़ कहना कि आरबी लाइप्जिग अभी एरिक टेन हैग में इंटरेस्टेड है, इट्स एब्सोल्युटली फेक और नॉनसेंस है। जो आरबी लाइप्जिग के मैनेजर हैं टेलेस्कोप, दे आर वेरी वेरी हैप्पी विद हिज वर्क और इसमें कोई बकचोदी वाली बात नहीं है। अब सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि ये चीज़ एक्चुअली में ओरिजिनेट क्यों हुई, मतलब इसका पर्पस क्या था। अब अभी तक तो यार मेरे को लगता है कि एनोनिमस है, रीज़न ज़्यादा पता नहीं है, बस एलिगेशंस है। लेकिन देयर इज़ अ सेक्शन ऑफ पीपल जो कि इस चीज़ पे एलिज करते हैं कि ये चीज़ एक्चुअली में टेन हैग के कैंप से हुई है। और इसका यहाँ पर पॉसिबली इन्होंने जो रीज़न निकाला है वो ये है कि क्योंकि टेन हैग यहाँ पर साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाना चाहते हैं यूनाइटेड पे। अब आप में से काफ़ी लोग ये सोच रहे होंगे कि टेन हैग शायद से इस चीज़ की प्रेशर बनाना चाहते हैं कि यूनाइटेड उसको कन्विंस करे, यूनाइटेड उसको अप्रोच करे। ना, एक्चुअली में जो प्रेशर होगा ना वो यहाँ पर इस चीज़ के लेने होगा, यूनाइटेड को मैनेजर, यूनाइटेड टेन हैग को अपना मैनेजर बनाए। वो तो भाई वो पुरानी बात है, अब तो उससे चीज़ से बहुत आगे बढ़ चुके हैं। बल्कि इस चीज़ पे होगा कि जो टेन हैग की डिमांड्स हैं वो जल्दी से जल्दी यहाँ पर पूरी कर जाए। और यहीं पर ही मेरे को लगता है कि हम कोइंसाइड करेंगे जो डेविड ऑर्नस्टीन की आज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आई है। और उन्होंने यार अपनी रिपोर्ट में ये चीज़ बताया कि क्योंकि अगर हम टेन हैग की बात करें ना तो टेन हैग के सामने इस समय ऑप्शंस हैं, और ऑप्शंस एएक्स रिन्यूअल के भी हैं। लेकिन आप ऑलमोस्ट मान सकते हो कि 90 से 95% ये कंफर्म मान के चलो कि टेन हैग यूनाइटेड की जॉब को ले लेगा। मामला यहाँ पर फंसता है कि टेन हैग को अब कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज़्यादा कंट्रोल चाहिए। और देखो यार, मैंने अपनी एक्सक्लूसिव एपिसोड जो बनाया था मैंने उसमें भी आपको यही चीज़ बताई थी कि जब आप एक मैनेजर लेके आते हो ना और उसमें जब आप रीबिल्ड का मसाला घुसेड़ देते हो तो चीज़ें बहुत ज़्यादा डिबेटेबल हो जाती है और थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाती है। क्योंकि देखो, अगर आप रीबिल्ड में अगर आप कंट्रोल नहीं दे रहे हो, अगर आप मैनेजर्स को इसकी फ्रीडम नहीं दे रहे हो कि वो कौन से प्लेयर को यूज़ करना चाहता है, कौन से प्लेयर्स उसको मार्केट से चाहिए, कौन से प्लेयर्स को उसको सेल करना है, तो फिर फ़ायदा ही क्या हुआ। मतलब फिर तो आप जो लाइक इसका आप एक फॉर्मेलिटी कर रहे हो एक मैनेजर को लेने के लिए। उसका प्राइम एग्जांपल है नुनो एस्पिरिटो सैंटो। उन्होंने जोजे को सैक किया, लेकिन उसके बाद उन्होंने उन्होंने हाथ पैर फेंक के, उनको किसी ने इज्जत नहीं दी, उनको सबने माँ बहन की गाली दी। एट द एंड ऑफ द डे वो यहाँ पर कहीं ना कहीं फॉर द सेक ऑफ जस्ट अपॉइंटिंग अ मैनेजर वो नुनो एस्पिरिटो सैंटो को लिया है। ये चीज़ कितने टाइम चली? 2 महीने चली। सबको पता था कि नुनो और स्पर्स का कोई लेना देना ही नहीं है, कोई मेल ही नहीं है। ये चीज़ तब तक सॉल्व नहीं हुई जब तक उन्होंने इवेंचुअली एक प्रॉपर साइनिंग नहीं करी, और वो थी एंटोनियो कॉन्टे की। हम भी इसी बात पे गए थे, लेकिन इतना कुछ ब्लंडर नहीं करा क्योंकि हमको पहले से कन्विंस था कि हम 6 महीने का ब्रेक लेंगे। हमने माइकल कैरिक को इंटरिम मैनेजर बनाया, हमने यहाँ पर राल्फ रांगनिक को लेके आए 6 महीने के लिए एज अ मैनेजर, फिर कंसल्टेंसी रोल के लिए। अब अगर यहाँ पर हम आके बकरी चौथ पना कर देते हैं तो ये बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो गया। और देखो, इसका मैं ब्लेम सीधा मैं फिर विजन पे लगाऊंगा जो कि बोर्ड का नहीं है। अगर ऐसा होता है कि टेन हैग के मामले में कुछ बकचोदी काटते हैं तो देखो सीधी सी बात है, बोर्ड तैयार कर लो, प्रोटेस्ट करना पड़ेगा ग्लेजर्स के गेट पे जाके, इसका इलाज यही है। लेकिन इसी के साथ बात करते हैं, वैसे टेन हैग के रिगार्डिंग मैं आपको न्यूज़ और बताता हूँ कि शायद से आप मान के चलो कि जो भी चीज़ होगी वो 17 अप्रैल के बाद ही होगी, क्योंकि एएक्स का फाइनल है पीएसवी के साथ। तो तब तक तो मेरे को लगता नहीं है कुछ भी, और दोनों क्लब्स के बीच में जो रिलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का। तो कोई मतलब सब मिठास वाला रिलेशन है, तो वो कोई बकचोदी नहीं चाहते। लेकिन इसी के साथ बात करते हैं अपने दूसरी अपडेट की, और वो आती है यहाँ पर मार्कस रैशफोर्ड से। अब यार एक काफ़ी अंडरग्राउंड रिपोर्ट ने इस चीज़ को रिवील किया है कि मार्कस रैशफोर्ड और यूनाइटेड के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल टॉक्स हैं वो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तो अब होल्ड पे रख दी गई है। और ये अप्रोच और ये जो आप कह सकते हो ये जो कदम है वो एक तरीके से रैशफोर्ड की तरफ से हुआ है, ना कि यूनाइटेड की तरफ से। और ये चीज़ तब हुई है जब हम कह सकते हैं कि रैशफोर्ड के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है कि उसका यहाँ पर कहीं ना कहीं एक तरीके से उसको यूज़ नहीं किया जा रहा है, उसको प्रायोरिटाइज नहीं किया जा रहा है, और यूनाइटेड के फॉर फ्यूचर प्रोजेक्ट में शायद से रैशफोर्ड की जगह ना हो। तो आप एक तरीके से कह सकते हो कि जो रैशफोर्ड के रिगार्डिंग ऑलरेडी अनसर्टेनिटी है वो इससे और ज़्यादा डीप हो जाती हैं, और शायद से उसके फ्यूचर को लेकर मामला फंस सकता है। अब यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा कि यूनाइटेड रैशफोर्ड को सेल करे, क्योंकि देखो जब मैंने आपको ये बताया कि ये चीज़ रैशफोर्ड की तरफ से हुई है तो हम ये मान के चल सकते हैं कि यूनाइटेड का जो स्टैंड है रैशफोर्ड को लेके वो बिल्कुल ही रॉक सॉलिड है कि वो ना ही उसको सेल करना चाहते हैं, और उनके लिए रैशफोर्ड इज़ अ वैल्यूएबल एसेट रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि इस पूरे सीजन रैशफोर्ड की क्या परफॉर्मेंस रही है। अब देखो यार, इस चीज़ पर डिस्कशन करना मेरे को लगता है कि
इट्स वो एक ही पॉइंट के रिगार्डिंग बार बार गोल गोल घूमना है, क्योंकि हमको नहीं पता कि एरिक टेन हैग यहाँ पर क्या फेवर करेगा, क्या रुख अपनाएगा, क्या स्ट्रैटेजी होगी, क्या एटीट्यूड होगा उसका राशफोर्ड को लेके। लेकिन अगर आप मेरे से एक स्टेटमेंट पूछोगे तो मेरे को ये लगता है कि यस, एरिक टेन हैग राशफोर्ड को यूज़ करेगा, उसके पास ज़्यादा प्लान्स होंगे, क्योंकि इस चीज़ को आप इससे ही मान सकते हो, ग्रीनवुड को पता नहीं भाई कब आएगा और भाई को आने भी दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, उसके बाद कवानी जाएगा। रोनाल्डो को लेके भी कहीं ना कहीं चीज़ें काफ़ी ज़्यादा फंसी पड़ी है। आई होप कि बड़े भैया यहाँ पर यूनाइटेड में ही रुकेंगे और रुकने भी चाहिए। लेकिन इसी के साथ बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट की, जो कि आती है डार्विन नूनेस की। तो डेविड ऑस्टिन ने अपने एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में एक चीज़ और यहाँ पर एक जो मुद्दा उन्होंने उठाया वो है यहाँ पर डार्विन नूनेस का। उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो उन्होंने इस चीज़ को रिवील किया कि बेनफिका इज रेडी टू सेल डार्विन नूनेस, और उसमें भी उन्होंने 2-3 चीज़ें सेट कर दी हैं। सबसे पहले तो बेनफिका को आराम से 70 मिलियन चाहिए। देखो 70 के 65 हो सकते हैं और 70 के 75 भी हो सकते हैं। ये देखना पड़ेगा कि सामने वाला जो क्लब है वो कितने कन्विक्शन रेट से डार्विन नूनेस को अपने क्लब में लेके आना चाहता है, और वो यहाँ पर समर ट्रांसफर विंडो में जल्दी ही सेल करना चाहते हैं। ऐसा नहीं होगा कि ये चीज़ अगस्त के लास्ट वीक तक या फिर थर्ड वीक तक रगड़ रही है, वो जुलाई में ही सेल करना चाहते हैं, जिससे वो खुद डार्विन नूनेस का रिप्लेसमेंट ढूंढेंगे। दूसरी चीज़ यहाँ पर आपको ये भी माननी पड़ेगी कि इस समय डेविड ऑस्टिन ने यह बताया कि डार्विन नूनेस को लेकर काफ़ी सारे क्लब इंटरेस्टेड है, चाहे हम यहाँ पर मैनचेस्टर सिटी की बात करें, आर्सेनल की बात करें। लेकिन जो 3 मोस्ट प्रोमिनेंट क्लब्स हैं जो कि इस समय कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा पोल पोजीशन पे बैठे हुए, सबसे ज़्यादा चांसेस हैं डार्विन नूनेस को साइन करने के, वो हैं यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड, PSG और चेल्सी। और तीनों की सिचुएशन है अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और शायद से अभी मैं ब्रीफ में जब आपको समझाऊंगा तो आपको उससे आइडिया भी हो जाएगा कि तीनों में से किस क्लब के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं। सबसे पहले अगर बात करें देखो PSG की, तो देखो यार सीधी सी बात है, मेरे को लगता है कि PSG ये साइनिंग सिर्फ इसी अप्रोच से करेगी कि एम्बापे का रिप्लेसमेंट होना चाहिए। अब ये अपने आप में कहीं ना कहीं डिबेटेबल है कि एम्बापे जा भी रहा है या नहीं जा रहा है। एज अ मैड्रिड अल्ट्रा आई होप कि भाई एम्बापे फाइनली फटाफट से मैड्रिड में आए, नहीं तो बकवास हो जाएगी बहुत ज़्यादा, सीधी सी बात है। दूसरी चीज़ अगर हम चेल्सी की बात करें तो देखो सीधी सी बात है कि अगर आपको थॉमस टुकल की बात करें तो वो चाहे कितना ही डिफेंड कर ले लुकाकू को, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे एक 100 मिलियन साइनिंग है। एंड आई कैन फील, मतलब एज अ चेल्सी फैंस के तरफ से मैं समझ सकता हूँ कि भाई कितना ज़्यादा बुरा लग रहा होगा कि सीरियसली इतने होप्स के साथ, इतने इमोशंस के साथ एक 100 मिलियन साइनिंग करी, और वो लुकाकू जो मतलब मेरे को आज भी याद है वो शुरू के 3-4 हफ्ते बस जिस तरीके से फूट फाट रहा था ना वो 1000 की लड़ी की तरह, वो कहीं ना कहीं अब वो बम फुस होता हुआ दिख रहा है। एंड इट इज़ वेरी वेरी कंसर्निंग, क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब आपका सीजन का क्लच मोमेंट चल रहा है तो इट इज़ काई हैवर्ट्स, इट मे बी टीमो वर्नर जो कि स्टेप अप कर रहे हैं, ना कि रोमेलू लुकाकू जो कि इंटर को स्कूडेटो जितवा के आया था। अब यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको समझना पड़ेगा कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर डार्विन नूनेस को वो बाय करने की सोच रहे हैं, जो कि अपने आप में एक सस्ती डील नहीं है, तो शायद से हम मान सकते हैं कि लुकाकू को लेके वो मूव ऑन करने की सोच रहे हैं। अगेन इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, क्योंकि लुकाकू को लेने का कोई मतलब ही नहीं बनता किसी भी क्लब के लिए अनटिल अनलेस वो, मतलब समझ रहे हो ना, कि वो मैनेजर पागल ना हो लुकाकू को ले। और शायद से एंटोनियो कॉन्टे सबके दिमाग में आ रहा होगा। लेकिन इसके अलावा भी एक पॉइंट और है जो कि मेरे को लगता है चेल्सी में काफ़ी इंटरेस्टिंग है, वो है ओनर्स को लेके अभी भी मामला फंसा हुआ है। मरीना को लेके भी मामला यहाँ पर फंसा हुआ है। तो डेफिनेटली मेरे को लगता है कि चेल्सी की सिचुएशन ना काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। और उसमें भी यार देखो, चुआमेनी की बात करें हम यहाँ पर मे भी एक स्ट्राइकर की बात करें, मे भी एक सेंटर बैक की बात करें, चाहे जूल्स कोंटे की बात करें, ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि जो नए ओनर्स आएंगे ना वो किस तरीके से पैसे सैंक्शन करेंगे और किस तरीके से यहाँ पे जो ऑलरेडी प्लेयर्स हैं शिप में वो कैसे यहाँ पर बाहर जाएंगे। तो ये देखने वाली बात है। इसलिए मेरे को लगता है कि चेल्सी का चांसेस थोड़े से कम है, बट अगेन इट्स चेल्सी, तो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन इसी के साथ बात करें अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड की, तो यहाँ पर तो देखो मेरे को लगता है कि इन तीनों क्लब्स में से सबसे ज़्यादा वेल सॉर्टेड सिचुएशन है यूनाइटेड की है। नया मैनेजर आने वाला है, ये कंफर्म है। मैंने आपको एक्सक्लूसिव वाले एपिसोड में ही बताया था कि यूनाइटेड की जिस तरीके से एरिक टेन हैग अपने क्लब को अपने फॉर्मेशन में खिलाएगा, डार्विन नूनेस जैसी प्रोफाइल का प्लेयर एक ऐसा प्लेयर होगा जिसको फुल पोटेंशियल पे अगर यूज़ कर लिया ना टेन हैग ने, तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी चीज़ हो जाएगी। इवन इफ चाहे क्रिस्टियानो रोनाल्डो फॉर्मेशन में हो या फिर कहीं ना कहीं थोड़ा सा मेरे को लगता है कि रेस्ट दिया जाएगा, बट डार्विन नूनेस का खेलना यहाँ पर यूनाइटेड जैसी, मतलब एरिक टेन हैग के अंडर एक बहुत बड़ी चीज़ होगी। अब यहाँ पर मामला अपने आप में थोड़ा सा फंसता यहाँ पर इसलिए क्योंकि सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या यहाँ पर यूनाइटेड के लिए स्ट्राइकर की पोजीशन एक ज़्यादा प्रायोरिटी है या फिर एक मिडफील्डर की पोजीशन ज़्यादा प्रायोरिटी है, क्योंकि और
क्योंकि देखो यार CDM भी हमको चाहिए और स्ट्राइकर भी हमको चाहिए। अब आप कहोगे कि यार देखो हम तो दोनों ले सकते हैं, हमें तो दोनों चाहिए और एक राइट बैक भी चाहिए, लेकिन आप खुद समझो यार हम यहाँ पर चैंपियंस लीग मिस आउट करने वाले हैं। एक नया मैनेजर आने वाला है, बहुत रिपोर्ट्स आ रही है कि ग्लेजर बढ़िया पैसा देगा, ग्लेजर आराम से 50-100 मिलियन देने के लिए तैयार है इवन इफ हम चैंपियंस लीग मिस कर दे। बट क्या वो 150 मिलियन तक एक बार फिर से खर्च करने के लिए तैयार है? ये कहीं ना कहीं मेरे को मामला फंस जाता है, क्योंकि देखो ग्लेजर्स की नीयत में खोट है और ग्लेजर्स मादर ठीक है मतलब। लेकिन इसी के साथ बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट की, जो कि आती है बार्सिलोना से। तो भाई काफ़ी दिन से बार्सिलोना लेवेंडोव्स्की की जो रिपोर्ट्स हैं वो ठंडी पड़ रही है, बट रिसेंटली हमको थोड़ा सा इंसाइट मिला है कि एक्चुअली में किस तरीके की स्ट्रैटेजी को यहाँ पर अप्रोच करेगी बार्सिलोना लेवेंडोव्स्की के हंट में। सबसे पहले तो देखो बार्सिलोना का मामला सिर्फ इतना है कि बार्सिलोना लेवेंडोव्स्की के रेस में तब तक नहीं कूदेगी या लेवेंडोव्स्की वाले फड्डे में तब तक नहीं कूदेगी जब तक बायर्न अपने हाथ और अपने कदम पीछे ना खींच ले। यानी कि उनको पता है कि देखो बार्सा और बायर्न के बीच में जो रिलेशन है वो अच्छे नहीं है, वो मीठे नहीं है। ऐसे में यहाँ पर वो इस चीज़ को और ख़राब नहीं करना चाहते, और अगर यहाँ पर इवेंचुअली लेवा कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर लेता है बायर्न के साथ तो बार्सा को कोई चांस ही नहीं है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो वो यहाँ पर कहीं ना कहीं बायर्न का वेट करेंगे कि बायर्न पीछे हट जाए, पीछे खिसक जाए, और उसके बाद जाके वो लेवा को कन्विंस करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही हमको ये भी अपडेट मिली है कि लेवा कंसिडरिंग द फैक्ट कि 34 साल का ऑलरेडी हो चुका है, नो डाउट ही इज़ इन इज गॉड फॉर्म, लेकिन यहाँ पर बार्सिलोना यहाँ पर 4-5 साल का कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं देगी। जो बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो निकल के आ रहा है वो होगा 2+1 का, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट विद +1 ईयर का एक्सटेंशन हो सकता है। एक चीज़ यहाँ पर ये भी है कि बार्सिलोना को अपने प्लेयर्स सेल भी करने पड़ेंगे, तो वो भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। कंसिडरिंग द फैक्ट कि अगर बार्सिलोना डेम्बेले का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर रही है तो देखो फिर तो लेपोर्टा, एलेमानी और जावी को थोड़ा सा स्मार्ट मूव करना पड़ेगा, चाहे वो लेवा की बात हो और चाहे वो डार्विन नूनेस की बात हो। वैसे डार्विन नूनेस की रेस में भी बार्सिलोना थोड़ी बहुत तो है। तो दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड गाइस, आई होप आपको एपिसोड पसंद आया। अगर आपको एपिसोड पसंद आया एपिसोड को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इसी तरह फुटबॉल से रिलेटेड एक्सक्लूसिव कंटेंट चैनल पर मिलता रहेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।